डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और वो है संघ राज्य संबंध, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पिछले वीडियो में हमने भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में बात की थी। हमने देखा कि भारत में संघीय व्यवस्था का क्या प्रारूप है, संघीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है। अर्थात भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो अपने आप में विशिष्ट लक्षण लिए हुए है। दुनिया भर में जो संघात्मक शासन प्रणालियां हैं उनसे हटके भारत की संघीय व्यवस्था में हमें कुछ नए प्रतिमान देखने को मिलते हैं और हमने देखा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है उस संघात्मक व्यवस्था में सहकारी संघवाद हमें दिखाई देता है। सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें दिखाई देता है। अर्थात संघवाद की वह प्रणाली जिसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों के बीच परस्पर सहयोग की भावना हमें देखने को मिलती है, परस्पर अंतर निर्भरता की भावना, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की भावना हमें देखने को मिलती है। उस व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा जाता है। यह हमने भारत की संघीय व्यवस्था की जब प्रकृति की बात की थी तो ये हमने अध्ययन किया था। आप इस टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप सभी से आग्रह कि इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। संघ राज्य संबंध, भारत में संघ की संप्रभुता भी हमें देखने को मिलती है और साथ ही राज्यों को भी अपने एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र में संप्रभुता हमें देखने को मिलती है। तो ये दोनों अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं। इसके बावजूद भी भारतीय संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि इन दोनों के बीच में कोई विवाद पैदा हो, तो उस विवादों को रोकने के लिए और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माताओं ने स्पष्टतः हमारे संविधान में शक्ति विभाजन की जो योजना है उसको बड़ी सुस्पष्टता के साथ, बड़ी निश्चितता के साथ हमारे संविधान में इसका उल्लेख कर दिया। हम अगर संघ राज्य संबंधों का अध्ययन करने चाहें तो ये संघ राज्य संबंध हमें तीन प्रकार से दिखाई देते हैं। संघ राज्य विधायी संबंध क्या है, संघ राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध कैसे हैं और केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संबंध कैसे हैं। तो हमें लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करनी है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करनी है और हमें फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करनी है। आज के इस वीडियो में हम भारत में केंद्र राज्य विधायी संबंधों की बात करने जा रहे हैं कि केंद्र और राज्यों की जो सरकारें हैं इनके बीच व्यवस्था प्रकार के संबंध कैसे हैं, विधायी संबंध कैसे हैं। हम इसकी शुरुआत करें तो हमें हम जानते हैं इस बात को कि भारत की संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उस 7वीं अनुसूची में शक्ति विभाजन की बात कही गई है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है, जो कि संघवाद का एक आवश्यक लक्षण होता है। अर्थात जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणालियां पाई जाती हैं उन देशों में शक्ति विभाजन पाया जाता है और भारत के संविधान में शक्ति विभाजन की व्यवस्था कौन सी कहाँ की गई है, 7वीं अनुसूची में की गई है। 7वीं अनुसूची में ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये संघ सूची में कितने विषयों का उल्लेख किया है, 97 विषयों का उल्लेख किया गया है। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, अर्थात ये वो विषय है जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी नीति की आवश्यकता होती है, एक जैसे कानून की आवश्यकता होती है, केंद्र सरकार को नियम बनाने की आवश्यकता होती है, जैसे भारत की सुरक्षा, विदेश संबंध, बंदरगाह, यातायात, संचार के साधन, डाक एवं पोस्ट सेवाएं हैं। तो ये जो सेवा है, मुद्रा है, तो इनके ऊपर संघ सूची में इनको रखा गया है और इन विषयों के ऊपर, संघ सूची के विषयों के ऊपर कानून निर्माण का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जो क्षेत्रीय महत्व के हैं, अर्थात जिन पर राज्यों की सरकारों को, राज्य विधान मंडलों को कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। और इस विषय में कितने विषय, इस सूची में 66 विषयों का उल्लेख किया गया है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, अर्थात वह सूची जिसके ऊपर केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकारें भी कानून का निर्माण कर सकती हैं। और इस सूची में कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, 47 विषयों का उल्लेख किया गया है। और साथ ही यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि समवर्ती सूची के किसी विषय के ऊपर अगर केंद्र और राज्य द्वारा निर्मित कानून में कोई विरोधाभास है, कोई अंतर है, तो विरोध की सीमा तक राज्य का कानून अमान्य होगा और केंद्र अर्थात संसद द्वारा निर्मित कानून को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ हम ये स्पष्ट है कि 97 विषय, 66 विषय और 47 विषय, यह स्पष्ट व्यवस्था। साथ ही कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं है, उनको क्या नाम दिया गया है, उनको अवशिष्ट विषय का नाम दिया गया है।
अर्थात बचे कुछ विषय जो इन तीनों सूचियों में जिनका उल्लेख नहीं हो, तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान की तरह इन अवशिष्ट विषयों को इसमें शामिल किया। किसको सौंपा गया है? सब केंद्र सरकार को सौंपा गया है, केंद्र में निहित माना गया है। जबकि अमेरिकी संविधान की अगर अपन बात करें तो अमेरिकी संविधान में सिर्फ केंद्र सरकार के विषयों को उल्लेख किया गया है, बाकी सारे विषय किसको सौंप दिए गए हैं? राज्य को सौंप दिए गए हैं। ऐसा भारत में नहीं किया गया है। भारत में बड़ी सुस्पष्टता के साथ शक्ति विभाजन की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो एक जो हम विधायी संबंधों की बात कर रहे हैं, तो देखिए सामान्यतः संघ सूची के विषयों के ऊपर कौन कानून निर्माण करेगा? संसद कानून निर्माण करेगी। राज्य सूची के विषयों के ऊपर राज्यों की व्यवस्थापिकाएं कानूनों का निर्माण करेगी। संपत्ति की सूची के ऊपर दोनों कानूनों का निर्माण कर सकती हैं। अवशिष्ट विषय किसमें निहित माने गए हैं? केंद्र में निहित माने गए हैं। तो ये ऐसी स्पष्ट व्यवस्था जो हमारे संविधान में मौजूद है, तो फिर भी हम देखते हैं कि इस सामान्य व्यवस्था के होते हुए भी कई बार केंद्र और राज्यों में हमें जो ये विधायी संबंध है इनमें परिवर्तन, और ये परिवर्तन संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में हमें दिखाई देता है। तो संविधान के ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इस केंद्र राज्य संबंधों को, विधायी संबंधों को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, उनके आलोक में हम आज बात करें इस संबंध के ऊपर। तो देखिए भारत में सामान्यतः राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून निर्माण किसके द्वारा? राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। पर राज्य सूची के विषयों के ऊपर केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसी व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। परंतु राज्य सूची के विषयों के ऊपर केंद्र सरकार कानून का निर्माण कब कर सकती है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं? तो हम देखें कि इनको हम विभिन्न अनुच्छेदों में इस बात को निहित देखते हैं, इस बात को अंतर्निहित मानते हैं। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? इस संदर्भ में हम देखें कि राज्य सूची का अगर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का बन जाए, नेशनल इंपॉर्टेंस, अगर राज्य सूची का कोई विषय है राष्ट्रीय महत्व का हो जाए और इसकी घोषणा राज्यसभा द्वारा, अगर राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए अपने 2/3 बहुमत से कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस प्रस्ताव के पारित होने पर संसद को राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और एक बार राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो 1 वर्ष के लिए संसद राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून का निर्माण कर सकती है और आगे भी इसको क्या बढ़ सकती है? बढ़ा सकती है। और प्रस्ताव की समय सीमा पूरी हो जाए तो आने वाले 6 महीने तक यह नियम लागू रहता है। तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है अगर राज्यसभा उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। और यह बात हमें संविधान के कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलती है? अनुच्छेद 249 में यह बात अंतर्निहित देखने को मिल रही है। तो दूसरी बात हम देखें कि राज्यों के विधानमंडल द्वारा इच्छा प्रकट की जाए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 252 अनुच्छेद 252 क्या कहता है कि अगर राज्य 2 या 2 से अधिक राज्य अपनी ये इच्छा जाहिर करें कि राज्य सूची के विषयों के ऊपर किसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाए? संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो संसद राज्यों के इस अनुरोध पर भी राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून का निर्माण कर सकती है। यह बात अनुच्छेद 252 में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा संकटकालीन घोषणा होने पर भारत के संविधान के भाग 18 में संकटकालीन प्रावधान की बात की गई है, आपातकाल की बात की गई है। और जब हमारे भारत में आपातकाल घोषित होता है तो उस समय ऑटोमेटिकली अपने आप ही स्वतः स्फूर्त राज्य सूची के विषयों के ऊपर कानून निर्माण का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात राज्यों की कानून निर्माण की शक्ति जो है वो किसके पास चली जाती है? संसद के पास चली जाती है। और यह बात हम देखें कि अनुच्छेद 250 इस बात की पुष्टि करता है, इस बात का उल्लेख करता है। इसके अलावा हम देखें कि अगर केंद्र सरकार अपने दूसरे देशों के साथ विदेश संबंधों को बनाते समय, दूसरे देशों के साथ संधियां करते समय, समझौते करते समय अगर किसी ऐसे विषय के ऊपर कोई संधि करती है, योजना बनाती है विदेशों के साथ जो कि विषय राज्य सूची का है, तो उस विषय के ऊपर विदेश संबंधों की अनुपालना में उस सूची के ऊपर केंद्र को कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह बात हमें अनुच्छेद 253 में निहित देखने को मिलती है। इसके अलावा किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर देखिए
राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो इस बात की जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में काम करते हैं। और राज्यपाल का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वह राज्य में शासन संविधान के अनुरूप चल रहा है इस बात की रिपोर्ट किसको सौंपे, केंद्र को सौंपे। अगर राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से केंद्र को ये लगे कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है तो केंद्र उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। और यह बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 356 में। अर्थात भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर राष्ट्रपति शासन की बात करता है और जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है उस राज्य की सारी शक्तियां स्वतः ही किसके पास आ जाती हैं? संसद के पास आ जाती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि राज्य की कानून निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 356 के समय पूरी तरह से किसके हाथों में आ गई? संसद के हाथों में आ गई। इसी प्रकार हम देखें कि भारत के संविधान में कुछ और प्रावधान भी किए गए हैं जिनमें जैसे कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अगर कानून निर्माण करना है राज्य विधानमंडल को, जैसे ऐसे विधेयक जो कि दूसरे राज्यों के साथ व्यापार, वाणिज्य या नए कर लगाने से संबंधित है, तो ऐसे विधेयकों को प्रस्तावित अगर इंट्रोड्यूस करना है, विधानसभा में रखना है, तो विधानसभा में रखने से पहले उन विधेयकों को राज्यपाल द्वारा किसकी अनुमति के लिए भेजा जाएगा? पहले किसकी अनुमति ली जाएगी? राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी। और ये बात अनुच्छेद किसमें कही गई है? ये अनुच्छेद 304 में ये बात दी गई है। अर्थात भारत के संविधान का अनुच्छेद 304 इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर दूसरे राज्य के साथ व्यापार, वाणिज्य या मेल जोल से संबंधित कोई विधेयक है तो राज्य विधानमंडल में उसकी शुरुआत करने से पहले उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से उसकी क्या लेता है? उस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति लेता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अनुमति देना किसके हाथ में निर्भर करता है? केंद्र सरकार के हाथ में निर्भर करता है। साथ ही कुछ विधेयक अन्य और भी हैं जिन पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून निर्माण अगर किया जाता है तो कानून निर्माण की जो अंतिम प्रक्रिया है वह अंतिम प्रक्रिया अर्थात राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। तो कुछ विधेयक ऐसे हैं जिन पर राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, अपितु किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और राज्यपाल स्वयं स्वीकृति प्रदान लेकर के उन विधेयकों को किसके लिए आरक्षित किसके लिए भेज देता है? राष्ट्रपति के लिए भेज देता है। अर्थात भारत के संविधान का अनुच्छेद 31 इस बात की व्यवस्था करता है कि अगर संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित कोई विधेयक है या हम देखें कि इस प्रकार अगर देखें कि संपत्ति के हस्तांतरण या उसके अधिग्रहण से संबंधित कोई विधेयक है तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे विधेयकों को अनुमति के लिए किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और यह बात अनुच्छेद 31 में स्पष्ट की गई है। और साथ ही राज्य सूची के विषयों पर हमें वर्तमान में जिस प्रकार से केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सामान्यतः तो संविधान ही कहता है कि राज्य सूची के ये विषय हैं 66 विषय और इन विषयों के ऊपर राज्य सरकार द्वारा कानून का निर्माण किया जाएगा। परंतु धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों के ऊपर एक जैसे कानून होने के नाते राज्य सूची से उद्योगों का नियंत्रण है और उद्योगों का नियंत्रण सामान्यतः राज्य सूची का विषय है, परंतु कई ऐसे उद्योग हैं जिनके ऊपर संसद द्वारा कानून बना दिए गए हैं और ऐसे कानून सभी राज्यों के ऊपर क्या है? बाध्यकारी हैं। तो यहाँ केंद्र राज्य संबंधों के बारे में, उनके विधायी संबंधों के बारे में, व्यवस्थापिका संबंधों के बारे में संविधान के ये प्रावधान जो है यह प्रावधान केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों को निर्धारित करते हैं। अगले वीडियो में हम केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप पुनः इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।